स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है प्रसन्न प्रकाश और आज के वीडियो सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। तो मैं बता दूं कि ऑफिशियली नीट 2027 और 28 के लिए मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं। तो ये आज का ऑफिशियली फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 डेमो लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको सेल का ओवरव्यू दिया था, डिस्कवरी बताया था, उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताया था, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताया था, थोड़ा सा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताया था। लेकिन मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा तो फिर से पढ़ाऊँगा और फिर आज जो मुझे मौका मिला तो आज भी मैं कुछ पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से, कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो चीज़ पढ़ा दिए हैं उसको थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। इसके डिस्कवरी तो आता है सबसे पहले डेड सेल का डिस्कवरी। तो किनको श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। हुक की बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। फिर आते हैं अपने लिविंग सेल के डिस्कवरर, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लुइनहुक। एंटन वॉन लुइनहुक। फिर आते हैं न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, एन और एन, ठीक है। फिर आते हैं स्लेडन साहब, स्लेडन। स्लेडन ये बॉटेनिस्ट थे, जर्मन बॉटेनिस्ट थे, जर्मन बॉटेनिस्ट। तो इन्होंने बॉटेनिस्ट है तो जाहिर है प्लांट पे काम किए होंगे। ये इन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स आर, ये कंपोज्ड ऑफ है सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। स्वान की बात करें तो जानते हैं स्वान एक एनिमल होता है। तो ये जूलॉजिस्ट थे स्वान, याद रखने के लिए जूलॉजिस्ट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको फर्स्ट लेक्चर डेमो लेक्चर में मिल जाएगा। जूलॉजिस्ट थे, ये वर्क किए थे किस किस पे? प्लांट पे भी, वर्कड ऑन प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने क्या बोला था? ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। फिर आया सेल थ्योरी। सेल, ये सेल थ्योरी क्या बोलता है? सेल थ्योरी का श्रेय किनको दिया जाता है? स्लेडन साहब को दिया जाता है और स्वान साहब, दोनों को दिया जाता है। दोनों जर्मनी के थे। एनसीईआरटी ने इस साल ही कंफर्म किया है ये, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या था? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट 1 था ये, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये ओल्ड स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो सेल थ्योरी था ये नहीं बता पाया कि न्यू सेल्स बनते कैसे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक डिस्कवर डेड सेल, फिर आते लुइनहुक, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लुइनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। एक चीज याद रखिए कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हुक और ब्राउन अनकॉमन चीज है, तो ब्राउन के अंत में एन आ रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस, समझे। और हुक की बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया डेड सेल। रॉबर्ट के अंत में ब्राउन आ रहा है, ब्राउन के अंत में एन आ रहा है, एन फॉर न्यूक्लियस। लुइनहुक, एल फॉर लुइनहुक, एल फॉर लिविंग सेल, ठीक है।
स्लेडन साहब बॉटनिस्ट थे, स्वान साहब, स्वान मतलब एक हंस होता है, हंस जूलॉजी का पार्ट है, जूलॉजी का पार्ट है तो ये जूलॉजिस्ट हो गए, साइंटिस्ट। ये वर्क किए थे प्लांट एंड एनिमल पे, इन्होंने बोला था ऑल प्लांट एंड एनिमल, ऑल प्लांट एंड एनिमल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये स्वान साहब का स्टेटमेंट था। इन्होंने बोला था कि सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर of all plant cells, cell wall is a unique feature of all plant cells, ठीक है। plasma membrane is outer delimiting layer in animal cell, plasma membrane is outer delimiting, नोट्स बनाइए आप लोग, delimiting layer in animal cell। अब मैं इसको याद कराता हूँ, ठीक है, मेरा काम पढ़ाना नहीं है, याद कराना नहीं है। देखिए स्लेडन बॉटनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट के होते हुए भी इन्होंने प्लांट पे काम किया था। और खास क्या होता है, सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट सेल। हम जानते हैं कि सेल वॉल प्लांट में होता है, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखिए कि स्वान ने बताया था। स्लेडन साहब की बात करें, ये बॉटनिस्ट थे तो ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जबकि सेल थ्योरी की बात करें तो ये स्लेडन और स्वान, ये 26 में भी क्वेश्चन आया था कि सेल थ्योरी किन्होंने दिया था, तो स्लेडन और स्वान दोनों ने दिया था। टुगेदर फॉर्मुलेट सेल थ्योरी एंड इट एक्सप्लेन इट सेज द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हो गया सेल डिस्कवरी। अब बात करते हैं सेल होता क्या है, ठीक है। लिखिए इतना, मिटा रहा हूं मैं, 1 2 3। ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ आपको डेमो में। कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन शुरुआत की है तो अच्छे से करें। व्हाट इज सेल? अब लोग बोलेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो फीचर है। इसको कहने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है? पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग covering of all living cell, समझे। दूसरा साइटोसोल, साइटोसोल जो बताएंगे अभी। और तीसरा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मटेरियल, ठीक है। अब साइट देखिए, सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटो, ये प्रियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए जब मैं आपको पोमैटो पढ़ाऊंगा, पोमैटो हाइब्रिडाइजेशन में बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि पोटैटो और टोमेटो को मिला करके उसका सेल वॉल हटा करके, सेल वॉल डिसॉल्व करके, उसका फ्यूजन करा के एक नया हाइब्रिड बनता है जिसको पोमैटो बोलते हैं। और वो उतना टेस्टफुल नहीं है, इसलिए उसको फिर कमर्शियली अप्लाई नहीं, कमर्शियली उसको फैलाया नहीं गया। साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल। अब ये भी सेल ऑर्गेनेल क्या है ये भी मैं बताऊंगा। इसको कहते हैं साइटोसोल। याद रखने का ट्रिक है, इसको आप ऐसे लिखिए, लास्ट में क्या है, सोल बसता है आदमी का, तो साइटोसोल। बीच में क्या है, प्लाज्म, ठीक है। सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। देखिए ये देखिए सेल मान लेते हैं, ये को प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सेल विदाउट सेल वॉल, तो ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेल प्रोटोप्लास्ट, छोटा है, प्रोटोप्लास्ट माइनस ये क्या है, इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये हो गया। ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये माइनस न्यूक्लियस, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, ये क्या है, साइटोसोल है। देखिए इसको मैं फिगर में बताता हूँ, रुकिए। जैसे किसी प्लांट सेल की बात करें, कोई प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट
वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट की सेल की बात करें तो इसमें सेंट्रॉइल नहीं होता है जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, यहाँ सेंट्रॉइल होता है एनिमल सेल में। दूसरा, इसमें प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, नहीं होता है। तीसरा, इसमें वैक्यूल जो होता है वो बिग 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जबकि इसमें ये सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल। इसमें पेरिफेर अगर प्रेजेंट है तो पेरिफेरल होगा या हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट, ठीक है। तीसरा, इसमें फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, प्लांट सेल में फ्रैग्मोप्लास्ट होता है जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता ये चीज, फ्रैग्मोप्लास्ट। तीसरा, इसमें सेल अगर बात करें इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, समझे, ये सब बात है। सेंट्रॉइल प्लांट में नहीं होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट सेल, ये किन्होंने बोला था, स्वान ने बोला था। तो ये याद रखिए कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। और एनिमल सेल में हम लोग जानते हैं कि सेंट्रॉइल होता है जो कि मदद करता है, सेंट्रॉइल ये माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट है, और माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, ये माइक्रोफिलामेंट का पार्ट है, माइक्रोफिलामेंट का पार्ट है, सॉरी। ये इसमें माइक्रोट्यूब्यूल मदद करता है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प्स इन सेल डिवीजन, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प्स इन प्लांट साइटोकाइनेसिस। अभी हम लोग माइटोसिस मियोसिस जब पढ़ेंगे तो मैं बात बताऊंगा। यहाँ माइक्रोफिलामेंट जो होता है सेंट्रल हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में माइक्रोफिलामेंट मदद करता है, एनिमल साइटोकाइनेसिस, ये सब साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन किसका पार्ट है, वो है पेरिफेरल प्रोटीन का पार्ट, समझे। दो तरह का प्रोटीन होता है, कि इंटीग्रल होता है जिसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जांपल है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में तीन चीज आता है, माइक्रोट्यूब्यूल, फिलामेंट और इंटरमीडिएट। माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट प्रोटीन्स, समझे। मैं बताऊंगा जब साइटोस्केलेटन पढ़ाऊंगा तो। अभी देखिए मेन कंसर्न ये है कि सेल, अगर मान लेते हैं सेल, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लिए होंगे, आपको आता भी होगा, नाइन्थ में मैंने क्विकली बता दिया इसलिए। कोई प्लांट सेल बनाते हैं, ठीक है, ये सेल वाल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, समझे। इसी में से अगर सेल वॉल हटा दिया जाए तो ये हो जाता है प्रोटोप्लास्ट। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट में से ये डॉटेड लाइन ये है कि ये गायब हो चुका है, समझे। डॉटेड मतलब ये गायब हो चुका है, इसको रिमूव कर चुके हैं, इट इज रिमूव्ड। न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, माइनस जैसा था वैसा ही बनाते हैं, जिस कलर से
ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। ये वैक्यूल है, ये क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उसके बाद ये सब क्या है, रिमूव्ड पार्ट है, ये रिमूव्ड पार्ट है, ये रिमूव्ड पार्ट है। न्यूक्लियस रिमूव हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है। इसमें से अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए, न्यूक्लियस अभी है, सॉरी, न्यूक्लियस को हटा दिया जाए, न्यूक्लियस को, तो ये बन जाता है आपको साइटोप्लाज्म। और इसमें से अगर सेल ऑर्गेनेल को भी हटा दिया जाए, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया जाए, वैक्यूल को हटा दिया जाए, तो ये बन जाता है साइटोसोल। तो इसको समझने के लिए सुनिए 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 सुनिए। सेल माइनस सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल इज साइटोसोल। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। यही चीज सोल लास्ट में बसता है। हाँ, किसी कोई आदमी जब पदार्थ है तो सोल बसता है, प्लाज्म प्लाज्म बीच बीच में है, प्लास्ट आगे है सबसे पहले। तो ये हो गया ये चीज। अब जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई सेल भी लिविंग होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन निश्चित होगा, दैट इज 100% श्योर। इसलिए इसको कहा जाता है लिविंग कवरिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं उसको, नोट्स बनाइए, नोट्स आर वेरी हेल्पफुल। जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें दो चीज मैं आपको समझाऊंगा, मटेरियल्स which transfer genetic information from parent to offspring। offspring मतलब होता है सन। मंडल साहब ऐसे थे जिन्होंने डॉटर सेल इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने ऑफस्प्रिंग इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है सन। सॉरी फीलियल का मतलब होता है सर, ऑफस्प्रिंग तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मंडल साहब याद आ गया यार, चलो मंडल साहब के बारे में बताते हैं, ठीक है। मंडल साहब ने बोला समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट unchanged manner from parents to offspring, that something is called factor. Now we call it genes। पहली बात। अब एक चीज आप देखिए, जेनेटिक मटेरियल ऐसा चीज है, ऐसा मटेरियल जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भेजता है, उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। मंडल साहब ने क्या कहा, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड फ्रॉम अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू gametes, that something is called factor। नाउ वी कॉल इट जीन्स। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ये कोई मेल है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ या गैमेटोजेनेसिस, तो ये स्पर्म बना, ये 2n है, 2n, ठीक है। ये क्या है, n है।
एक अगर फीमेल बनाते हैं, ये अंकल है, ये आंटी है, इसमें oogenesis हुआ तो क्या बना, ओवा। ये क्या है, स्पर्म है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, एन है। इस फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, सिंगल सेल जाइगोट, जिसका डीएनए कंटेंट सॉरी डिप्लॉयड है। 2n मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। लिख लीजिए, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, समझे। उसके बाद जाइगोट की बात करें तो जाइगोट में माइटोसिस हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, इससे छोटा सा बेबी बन गया। मान लेते हैं कि लड़की है, डॉक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया गया, प्रोटीन पाया गया, लेकिन पास तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो रहा था। क्या है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म में देखा गया तब प्रोटीन पाया गया। ऐसा क्या हुआ, तो ये चीज होता है इस सेंट्रल डोग्मा की वजह से। देखिए, कोई भी जो कैरेक्टर आता है वो डीएनए उसके लिए इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, आरएनए उसके लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन फिर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे। तो देखिए, समथिंग बीइंग, अब इसका मतलब समझा रहा हूँ, इसका टोटल सार क्या है इसका, ठीक है। समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट अनचेंज मैनर, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ट अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट समथिंग इज कॉल्ड फैक्टर, नाउ वी कॉल इट जीन्स। इसका मतलब है, स्पर्म की बात करें तो इसका ऐसे होगा, 23 इतना होगा। ओवम की बात करें तो कुछ ऐसे होगा, इसका 23 ऐसे होगा। अगर सेल ऐसा हुआ तो, अगर सेल ऐसा हुआ तो मान लेते हैं ऐसा कोई सेल है, ठीक है। अगर जाइगोट बनेगा तो कुछ इस तरह का होगा, 23 इधर, 23 इधर। ये n है तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये 2n है, ये 2n है तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट ये, एक सेट ये, 23 इधर, 23 इधर, 23 मदर से आया, 23 फादर से आया, ये 23 फादर से आया, ये 23 मदर से आया। अब समझ में आया जेनेटिक मटेरियल के बारे में। एक बच्चे का डाउट था, अभी मैं और समझाऊंगा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आपने पूछ दिया तो मैं सबको बताऊंगा। इतना लिखिए आप लोग। Something being stably passed unchanged manner from parent to offspring through gametes, that something is called factor, now we call it genes। और यही चीज तो ये भी लिखा है, मटेरियल विच ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। और यही सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल किस चीज में पढ़ेंगे, इस चीज का जिक्र मैंने डेमो क्लास में किया था, और मैंने बताया था कि अगर मुझे आप लोग मौका देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद वेट कीजिए, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। नोट्स बनाइए, और जो चीज मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे मैं आल्टू फाल्टू चीज लिखता ही नहीं हूँ। जैसे माइक्रोग्राफिया मैंने बोला तो मैंने बोल दिया ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अगर चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, तो मैं बोल दिया तो वो स्किप कर सकते हैं आप। माइक्रोग्राफिया, हुक की बुक माइक्रोग्राफिया, ठीक है। व्हाट इज सेल हो गया, ये सब हो गया। अब बात करते हैं परमिएबिलिटी की। देखिए, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन
देखिए, इम्परमिएबल मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो कि लिग्निन और सिब्रिन का डिपोजिशन हो गया। इसका एग्जांपल है प्लांट सेल वॉल। इसमें ना तो सॉल्यूट जा रहा है ना तो सॉल्वेंट जा रहा है। सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को बी से। जैसे आप जानते हैं कि काई बी अपॉन काई ए इज इक्वल टू होता है एम मामा अपॉन 1000। ये मोलालिटी है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने ये यूज किया। जब सॉल्यूशन पढ़िएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो सॉल्यूट इसमें पास, देखिए इम्परमिएबल की बात करें तो सॉल्यूट भी पास हो रहा है, सॉल्यूट भी पास हो रहा है, सॉल्यूट भी पास हो रहा है और सॉल्वेंट भी पास हो रहा है। लेकिन सेलेक्टिव परमिएबल की बात करें तो कुछ सॉल्यूट पास हो रहा है, कुछ सॉल्वेंट पास हो रहा है, सारे सॉल्यूट पास नहीं हो रहे, सारे सॉल्वेंट पास नहीं हो रहे। इसका मतलब ये सेलेक्टिव परमिएबल है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, समझे। और एक होता है परमिएबल जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है। अभी मैं समझाऊंगा इसका ट्रिक। सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देता, समझे। ठीक है, अब देखिए सुनिए मैं बता रहा हूँ। परमिएबल मतलब सारे लोग जा रहे हैं, जैसे जंतर पंतर पे सारे लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो कैसा होगा, परमिएबल, कोई भी लोग। अब देखिए, अब डीपीएस का स्कूल है तो कुछ सारे डीपीएस के बच्चे ही जाएंगे, कुछ गर्ल्स जाएंगे, कुछ बॉयज जाएंगे, लेकिन आईपीएस के बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो वो कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। डीपीएस के बच्चे के पास डीपीएस का कार्ड होगा, तो डीपीएस का कार्ड होगा तभी वो जा सकते हैं। मेल जा सकते हैं, फीमेल जा सकते हैं, एक को सॉल्यूट समझिए, एक को सॉल्वेंट समझिए। लेकिन आईपीएस के बच्चे नहीं जा सकते, इसका मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल से इसको रिलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी क्लब की बात किया जाए, अगर मान लेते हैं कोई लड़के का क्लब है तो किसी लड़की को अलाउ नहीं होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास कर दिया जाएगा। या किसी लड़की का क्लब है तो उसमें लड़के को अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो ये परमिएबल हो गया, इसको समझिए, मैं समझा रहा हूँ आपको फिर से। परमिएबल की बात करें तो 4 तरह का नेचर होता है मेम्ब्रेन का। पहला इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब कि वो ना तो सॉल्वेंट को पास होने दे रहा है ना तो सॉल्यूट को पास होने दे रहा है। परमिएबल दोनों के लिए पास होने दे रहा है। सेलेक्टिव परमिएबल कुछ सॉल्यूट कुछ सॉल्वेंट। सेमी परमिएबल सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने दे रहा है। अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो फैट सॉल्युबल पिगमेंट को पास होने देता है। फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को पास होने देता है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को पास नहीं होने देता है, समझे। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को पास नहीं होने देता है, इसलिए ये सिलेक्टिव परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कहीं कहीं पे सेमी परमिएबल भी लिखा जाता है, तो बेटर आंसर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। और जैसे वाटर सॉल्युबल की बात करें तो यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब इस सब को पास नहीं करने देता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, समझे। फैट सॉल्युबल सब्सटेंस पास हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, कितना देर हो गया, इतना देर हो गया, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहले रॉबर्ट हुक जब काला पानी गए, जेल गए, तो उन्होंने कैदी सब को देखा, कैदी सब को बंद किया गया था एक जेल में। फिर बाद में जब वो साइंटिस्ट बने तो उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है अंडर ए सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर बाद में उन्होंने सेलुलर कंपार्टमेंट को बोला। फिर धीरे धीरे आगे डिस्कवरी होते चली गई और धीरे धीरे फिर एंटन वॉन ल्यूनो के रोल में आए, उन्होंने बोला कि लिविंग सेल एंड स्पाइर वगैरह। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। फिर स्लेडन साहब आए, स्लेडन साहब ने बताया कि प्लांट सेल आर कंपोज ऑफ ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। फिर स्वान साहब आए, स्वान साहब ने बोला ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। फिर सेल थ्योरी आया, सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान दोनों के द्वारा दिया गया है, और जिसमें उन्होंने बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ऑल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आते हैं हमारे रॉडल्फ विर्चो, क्योंकि तब तक ये संघ में बात फैल चुकी थी कि न्यू सेल्स मतलब सेल्स बनते कैसे, हाउ न्यू सेल्स वे फॉर्म्ड, मतलब सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वे फॉर्म्ड। तो रॉडल्फ विर्चो ने बताया 1855 में कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये माइटोसिस मियोसिस के थ्रू होता है। आगे हम लोग जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया परमिएबिलिटी नेचर।
प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखे। अब देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, टाइप ऑफ सेल के बारे में। ऑर्गेन वर्सेस ऑर्गेनेल देख लेते हैं एक बार। क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ऑर्गेन क्या होता है, ऑर्गेन दो तरह के होते हैं, हॉलो और कॉम्पैक्ट। हॉलो मतलब अंदर से हॉलो, जैसे हॉलो कैविटी होता है उस तरह से। कॉम्पैक्ट मतलब सॉलिड होता है और ये पैरेन्काइमल होता है। ऑर्गेनल की बात करें तो इसका मतलब होता है लिटिल ऑर्गेन ऑफ सेल, लिटिल ऑर्गेन ऑफ सेल या स्मॉल ऑर्गेन, ठीक है। सेल ऑल्सो हैव स्ट्रक्चर जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लिवर देखा जाता है। जैसे ये लंग है, ये स्टोमक है, ये लीवर है, तो दे हैव डिफरेंट शेप एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। और हर देखिए, और सिस्टम की बात करें, किसी भी सिस्टम की बात करें तो हर एक सिस्टम में एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेशन का काम करेगा, चाहे उसमें स्टोमक का काम हो या इंटेस्टाइन का काम हो या पैंक्रियास का काम हो, ये सब ऑर्गेन है। तो मेनी ऑर्गेन एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, और इस ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम कहा जाता है, समझे। उसी तरह से ऑर्गेन सेल के अंदर लिटिल ऑर्गेन होता है जिसको ऑर्गेनेल कहा जाता है, उसके पास भी अपना डेफिनेट शेप होता है और वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को। अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बात आगे आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ऑर्गेनेल का टाइप बता देता हूँ।
डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें आता है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के विद इन क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि आरईआर की बात करें तो उसके अंदर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। विद इन राइबोसोम आर प्रेजेंट विद इन राइबोसोम्स प्रेजेंट विद इन। मेम्ब्रेन लेस की बात करें तो लेस मतलब कम, मतलब जिस चीज का कमी है। तो आरसीबी के पास किस चीज का कमी है? कप का, तो कप लेस, तो आरसीबी नॉट आउट। राइबोसोम आर द यूनिवर्सल ऑर्गन। राइबोसोम सेंट्रोइल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोइल एंड सेंट्रोसोम, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोलस। ठीक है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो रिमेनिंग ऑल, जैसे वैक्यूल, रिमेनिंग ऑल। अब इसमें गैस वैक्यूल्स का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि कौन सा टाइप का ये ऑर्गेनेल, मतलब कौन कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन कौन सा मेम्ब्रेन लेस है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इस तरह से कुछ पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये कुछ हो गया राइबोसोम सेंट्रल। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होता है अपना हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और मल्टी सेलुलर जानते हैं, इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप समझते हैं। ऐसे सेल्स जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हो। अब बात करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसा कुछ बनाते हैं स्ट्रक्चर। अभी ऐसा ही बना देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये क्या है? न्यूक्लियोइड। इसको आप लोग समझ जाइएगा, न्यूक्लियर है या न्यूक्लियस, इसको ऐसे ही बनाते हैं। ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये बना होता है सुगर कोट का। ये होता है सेल वॉल। ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। अगर आर्के बैक्टीरिया है, अगर यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकन, अगर आर्के बैक्टीरिया है तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड या और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। अब बात करते हैं ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन का। ठीक है, और ये तीनों जो प्रोटेक्टिव यूनिट है इसको कहा जाता है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स। प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोटिक टॉपिक उठाया तो प्रोकैरियोटिक पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये डिफर करता है कंपोजिशन में एंड थिकनेस में। या तो ये थिक होगा, थिक एंड टफ, या तो लूज सीथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोइड इज नॉट एन ऑर्गेनेल बिकॉज इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इसलिए मैंने सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेशन बताया कि दे हैव डेफिनिट शेप। लिटिल ऑर्गन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड व्हिच इज कॉल्ड ऑर्गेनेल which has definite shape and performing a specific function। तो आप लोग न्यूक्लियोइड को भी ऑर्गेनेल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि न्यूक्लियोइड के पास फिक्स शेप नहीं है, इसलिए उसको ऑर्गेनेल नहीं बोलते। जैसे ऑर्गन के पास फिक्स शेप है, जैसे हमारे लीवर का एक फिक्स शेप है, जैसे हमारे लंग का फिक्स शेप है, उसी तरह से ऑर्गेनेल का फिक्स शेप है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। लेकिन न्यूक्लियोइड जो है ना, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसलिए इसको ऑर्गेनेल नहीं कहा जाता।
न्यूक्लियन। ये क्या है? प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, मटेरियल। ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, स्मॉलर देन मेन डीएनए, मेन स्मॉलर देन मेन जेनेटिक मटेरियल, समझे? इसमें 70S राइबोसोम होता है, इस तरह से कुछ होता है, समझे? इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्टोन एब्सेंट। तो इसमें पॉलीएमाइंस होता है, पॉलीएमाइंस होता है, एमाइंस होता है, सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड पॉलीएमाइंस, और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, समझे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, जैसे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट होगा। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो इसका एग्जाम्पल की बात करें प्रोकैरियोटिक का, तो इसका याद करने का ट्रिक मैंने आपको डेमो लेक्चर में बताया था। ब्रजेश महेश्वरी सर का बीपी बढ़ गया, बी से बैक्टीरिया, एम से माइकोप्लाज्मा। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जैसे कि माइकोप्लाज्मा, उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट सेल जो बात करें, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, उसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। वायरस इससे छोटा होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, समझे? कितना लिखिए, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का बात करें तो ये कंपोजिशन और थिकनेस में डिफर करता है। थिक एंड टफ है तो उसको कैप्सूल कहते हैं, लूज शीट है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। ये दोनों प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब समझ रहे हैं? और या तो ये होगा या तो ये होगा, समझे? और बात करें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा, यूनिसेलुलर में होगा, मल्टीसेलुलर में होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लाज्मिड की बात करें तो हम लोग जानते हैं प्लाज्मिड बायोटेक का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए बायोटेक का उत्पत्ति कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था, उसमें हजारों क्रॉस करने पड़ते थे। जैसे नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में जो शुगर केन होता है वो ससेप्टेबल टू डिजीज होता है, लेकिन उसका शुगर कंटेंट बहुत होता है, वो थिक स्टेम होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ससेप्टेबल टू डिजीज होता है इन साउथ इंडियन क्लाइमेट, जबकि साउथ इंडियन क्लाइमेट में थिन होता है। तो उसमें हजारों क्रॉस करना पड़ता है उन दोनों प्लांट के बीच में, तब एक सुपीरियर वैरायटी बनता है, फिर वो दोनों क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है। लेकिन 1000 क्रॉस एंड 10 ईयर्स मतलब इसमें लगता है। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है? एग्लोमरेशन ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टर अलोंग विद डिजायर्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से बायोटेक का उत्पत्ति हुआ। बायोटेक का उत्पत्ति में क्या हुआ कि डिजायर्ड कैरेक्टर को कट किया, उसको फिर जिस ऑर्गेनिज्म में रखना है उसको पेस्ट करके प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में बेचा, ठीक है? तो ये प्लाज्मिड क्या है? मॉलिक्यूलर व्हीकल है, मॉलिक्यूलर व्हीकल है। ये जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ना, ये सिंगल है, सिंगल क्रोमोसोम इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, ठीक है? ये कुछ प्रोकैरियोट्स के बारे में हो गया। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया के बारे में तो इसको शेप के अकॉर्डिंग 4 भाग में बांटा गया। रॉड शेप है, रॉड है तो बेसिलस, कॉमा है, विब्रियो, स्फेरिकल है, कोकस, एक और है यार, रॉड हो गया, स्फेरिकल हो गया, कॉमा हो गया, एक और है, स्पाइरलियम, स्पाइरल।
स्पाइरल, जिसको स्पाइरेलियम कहते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जो उसके पास सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल, और ये एक फैकल्टेटिव एनारोब है। दे आर मेनली एरोबिक बट ऑप्शनली दे आर एनारोबिक। मेसोसोम के बारे में नहीं होता है। मेसोसोम जो होता है ना वो इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। उसका काम क्या होता है मेसोसोम का, मैं मिटा रहा हूँ उसको। 3 चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अब मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो लिखूंगा, प्रोकैरियोट से अगर पूछता है तो। In form of vesicles, tubules and lamella. डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में मदद करता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो मदद मेसोसोम करता है, इसलिए मेसोसोम को हम लोग कहते हैं एनालोगस। एनालोगस मतलब सेम फंक्शन, और होमोलोगस का मतलब क्या होता है, different same structure but different function, different structure but same function, that is called analogous. Mesosome is analogous to mitochondria. Mesosome is analogous to mitochondria. Respiration and secretion. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन डॉट डीएनए रेप्लिकेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन भी होता है क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन। मेसोसोम हो गया। अब बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड की बात करें, स्मॉलर होता है ये, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। तीसरा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में। चौथा एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस हो जाता है, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। मैं बताऊंगा कैसे जब मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगा, अभी याद कर लीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब 1972 में से स्टेनले और कोहेन काम कर रहे थे तो उन्होंने आर्टिफिशियल मतलब स्टेनले कोहेन ने प्लाज्मिड बनाया। प्लाज्मिड बना के ऐसे किया था, सल्मोनेला टाइफीमीडियम से प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड को सल्मोनेला टाइफीमीडियम के वो जीन ऑफ इंटरेस्ट से मिलाया और उसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया। ई कोलाई रेसिस्टेंस हो गया एंटीबायोटिक से, है ना जबरदस्त चीज। जैसे मान लेते हैं ये ई कोलाई है, ये सल्मोनेला टाइफीमीडियम है, सल्मोनेला टाइफीमीडियम। इसका प्लाज्मिड निकाला, इसको कट किया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ई कोलाई से डिजायर्ड कैरेक्टर निकाला, फिर ई कोलाई के अंदर डाल दिया, ई कोलाई में रेसिस्टेंस आ गया एंटीबायोटिक से। है तो ये अनयूजफुल, लेकिन ये फर्स्ट बार था तो इसलिए इसको कहा जाता है कि स्टेनले कोहेन 1972 मतलब क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मिड बनाया, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इसलिए इसको कहा जाता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, ये मॉलिक्यूलर व्हीकल है। प्लाज्मिड क्या है, मॉलिक्यूलर व्हीकल। मतलब ये मॉलिक्यूलर व्हीकल है, मतलब व्हीकल मतलब क्या, गाड़ी। जैसे आप लोग कहीं जाना रहता है तो रैपिडो करते हैं, ओला करते हैं, या कोई ऑटो लेते हैं तो कहीं जाना रहता है, तो ये मॉलिक्यूलर व्हीकल है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और फिर ये होस्ट सेल में जाके वहां से जीन क्लोनिंग करके प्रोडक्ट बनाता है, ट्रांसफॉर्मेंट बना के। ठीक है, देखिए जीएमओ क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। जीएमओ इज ऑर्गेनिज्म whose genes has been altered
ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसके अंदर जीन क्लोनिंग हो रहा है उस सेल को ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। समझे, बायोटेक में पढ़ा हूँ, बायोटेक का थोड़ा सा जिक्र कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसमें रिजर्व मटेरियल होता है जिसको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इसमें जो राइबोसोम का साइज होता है प्रोकैरियोट्स में वो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज होता है, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज प्रोकैरियोट्स में। और इसका जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम जो होता है वो दो चीज से बना होता है। पहला राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन समझे। राइबोसोमल आरएनए 2/3 पार्ट कंटेन करता है 65% या 66%, ये 35% या 1/3, समझे। तो ये जो ऐसा कुछ राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ये बिगर यूनिट होता है, ये स्मॉलर यूनिट होता है, ये आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन होता है। तो इसमें 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। ये जेनेटिक्स में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया है नीट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, किसमें, यूकैरियोट्स का तो एनसीईआरटी में नहीं दिया। 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट के संदर्भ में ये चीज। और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताना बाकी है। थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इसी दोनों से पूछता है क्वेश्चन, लेकिन अब सीबीटी हो गया तो शायद शिफ्ट में लेगा या क्या होगा पता नहीं। अभी तो बात ही चल रहा है, या पता नहीं, लोग बोल रहे हैं कंफर्म हो गया, पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन जो भी होगा मैं आपको तैयार करके भेजूंगा। देखिए सीलिया एंड फ्लैजेला in eukaryotic cell are extension of plasma membrane. Cilia is absent in prokaryotes. Flagella is extension of cell wall in prokaryotic cell। देखिए सीलिया जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, फ्लैजेला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है, जबकि सीलिया और फ्लैजेला जो यूकैरियोटिक सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। समझे, ऐसा लाइन कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं। बहुत एनालिसिस के बाद ये नोट्स बनते हैं, ठीक है। तीसरा बैक्टीरिया में भी मोटाइल if flagella present। फ्लैजेला के बारे में बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ये तीन चीज से बना होता है। बेसल बॉडी, हुक, तीसरा फिलामेंट। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक सेल से। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है और उसमें 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम दोनों पाया जाता है। 70S राइबोसोम की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोकैरियोट्स व्हिच आर लिविंग इनसाइड यूकैरियोट्स। इसको इंडोसिमाइड थ्योरी कहा जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि लिविंग कर रहा है इनसाइड, व्हिच इज लिविंग इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि सेल सीलिया एंड फ्लैजेला आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बट इन फ्लैजेला but cilia is absent in prokaryotes and flagella is extension of cell wall in prokaryotic cell। बैक्टीरिया में भी मोटाइल flagella is present, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव भी होता है, लेकिन वो जो होता है वो सेल इन्वेलप के बेसिस पे बांटा गया है। जो स्टेन ले लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो स्टेन नहीं ले पाता उसको ग्राम निगेटिव कहते हैं,
समझे। वो सिलेबस में नहीं है कि कैसा स्टेन डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, बस इतना समझिए। दोज दैट टेक स्टेन ऑफ those that take a stain is called gram positive, those that did not stain called gram negative। और ये जो है cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure by gram सेल इन्वेलप। वैसे तो सेल वॉल होता है, लेकिन इसमें से एनसीईआरटी में सेल इन्वेलप लिखा हुआ है, ठीक है। अब पिली एंड फिब्री और बैक्टीरिया की बात करें तो पिलाई एंड फिम्ब्राई are also surface structure but do not play any role in motility। पिलाई की बात करें ये होता है फिमरी की बात करें तो स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स sprouting out of the cell just like brush। ब्रश की बात करें तो ऐसा कुछ होता है ना, ब्रश स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ऐसा होता है। जबकि पिलाई की बात करें तो ये कॉन्जुगेशन में मदद करता है और ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर होता है। और फिमरी की बात करें तो ये स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ये अटैच करता है रॉक से स्ट्रीम में और होस्ट टिश्यू से अटैच होने में, attached to rocks on streams and to host tissue। ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। कुछ देर में मैं सेकेंड वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल नहीं किया था अपलोड, तो आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।